Hello students, welcome all of you once again of the FYBCom, the first for the subject of business mathematics. Myself, Professor S. M. Chowgule, Department of Commerce at MGV's Arts Commerce College. तो ये स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार तुम पर वेलकम करता हूँ और सेमेस्टर फर्स्ट का ये आखिरी एमसीक्यू लेक्चर है हमारा और द टॉपिक फोर्थ लास्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम। देखो, शुरू करने से पहले कुछ चीजें, कुछ जानकारी मैं तुम्हें यहाँ पर देना चाहूँगा। एज पर एमसीक्यू कंसर्न ये टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन, क्योंकि इस पर इतने सारे कंसेप्ट्स हैं जिस पर एमसीक्यू जानते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखो, पहले वेरिएबल्स है, बाद में फिर क्लासिफिकेशन बाद में क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, बाद में मीन, मीडियन, मोड, फिर फॉर्मूलाज, बहुत सारे ऐसे चीजें जिस पर पूछे जा सकते। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है, जो दो मेजर्स है, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, इस पर भी क्वेश्चन यहाँ पर जा सकते। रेंज का जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, एसडी जो है, सिग्मा, ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बस जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, शुरू करते हैं। आज हमारा पहला जो क्वेश्चन, the variables whose calculation is done according to height, length and width are categorized। तो जो वेरिएबल है इसके हाइट, लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से वो वेरिएबल आता है, उसे क्या कहते हैं? ए डिस्क्रीट वेरिएबल, बी फ्लोचार्ट वेरिएबल, सी मेजरिंग वेरिएबल, डी कंटिन्यूस वेरिएबल। देखो यहाँ पर वेरिएबल के दो टाइप्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जो है, जो हाइट, लेंथ और से आता है, तो राइट आंसर ए विथ। सेकंड क्वेश्चन, digest of the following is the branch statistics, and the options are A applied statistics, B mathematical statistics, C industry statistics, both A and। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो स्टेटिस्टिक्स जो ब्रांच है, इसमें अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स बोथ आर द ब्रांचेस statistics। So our right answer is option D, both A and B। बहुत ही आसान लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट। अगर तुम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से तुम्हारा। एंड थर्ड वन इज द डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द वेरिएबल आर टाइप्स ऑफ। ये पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ, और ऑप्शन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ओपन एंड, टाइम सेरीज। तो discrete variables and continuous are the types of quantitative के। our right answer is quantity। next question, classification of data by attribute is called। देखो, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट, वेरिएबल जो है ये क्वालिटेटिव है, एट्रीब्यूट जो है वो, वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव है, तो एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव है। तो इस पर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव या जियोग्राफिकल। तो राइट आंसर इज सी, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन द डेटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। क्लासिफिकेशन में डेटा किस तरह से अरेंज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, परसेंटेज। तो बहुत ही आसान है ये कि डेटा में जब डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, हमेशा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज के हिसाब से डेटा क्लासिफाई किया जाता है। सो अवर राइट आंसर
A according to similarity. Then next question is the number of tally sheet count for each value or a group is called as. ग्रुप के लिए जब हम काउंट करते हैं टैली तो उसे क्या कहते हैं? क्लास लिमिट, क्लास विड्थ, क्लास बाउंड्री या तो सबको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं टैली मार्क्स हम जब काउंट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी। और राइट आंसर डी, फ्रीक्वेंसी। In next question, the largest and the smallest value of any given class of a frequency distribution are called. जब क्लासेस हम क्रिएट करते हैं तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है उससे क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्री। तो बहुत ही आसान है कि बहुत से पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जितने भी कंसेप्ट है क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, हर कंसेप्ट में अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। हर एक पर यहाँ पर एमसीक्यू पूछ के जाने की संभावना है। आज जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पर पूछे कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्लास है। जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू एक क्लास की उसे क्लास लिमिट कहा जाता है। क्लास लिमिट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास। सो आवर राइट आंसर इज सी, क्लास लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is an average of lower and upper class limit. क्लास लिमिट जो होते हैं उसका जो एवरेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लास लिमिट का जो एवरेज निकाला जाता है, जैसे लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 जब हम करते हैं और जो आंसर आता है उसे हम क्लास मार्क कहते हैं, या उसे और एक वर्ड है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट भी उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इज सी, क्लास। तो क्लास मार्क इज एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर क्लास। इसी तरह से क्लास मार्क कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। इस दो के फॉर्मूलाज है, उससे क्लास मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स आर 20 एंड 30, द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इज। अभी मैं तुमको बताया कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान यहाँ पर फॉर्मूला है। मिड पॉइंट या जिसे क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, और वहाँ पे फिर ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हमारा आंसर होगा 25। 25 इज द मिड पॉइंट, जिसे क्लास मार्क। Then next question is cumulative frequency polygon can be used for the calculation of dash, and the options are mean, median, mode या geometric mean। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है इसके लिए यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम मेडियन कैलकुलेट करते हैं तब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज करना होता है। तो वहाँ पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव वहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। तो our right answer is B, median। Then next question is dash is a graph of cumulative frequency distribution. Dash graph of cumulative frequency, and the options are histogram, frequency polygon, spectrogram या ऑगिव। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही ऑगिव कर्व कहा जाता है। सो राइट आंसर इज डी, ऑगिव कर्व। ऑगिव कर्व इज ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन is the headings of the rows of a table are called as, and options are here in front of you, and the headings जो होते हैं रोज के क्या कहा जाता है, स्टब्स कहा जाता है। सो राइट आंसर इज सी, स्टब्स। Then next question, the number of classes depend upon dash। तो जब हम क्लासेस हम जब क्रिएट करते हैं तो किस पर कितने क्लासेस क्रिएट होंगे, ये किस पर निर्भर होता है, किस पर डिपेंड होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है।
ऑप्शन ए क्लास मार्क, बी फ्रीक्वेंसी, सी क्लास इंटरवल या डी क्लास बाउंड्री। इसमें से सही जो आंसर है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम कितना लेते हैं उस पर क्लास कितने बनेंगे वो डिपेंड होता है। तो राइट आंसर इज सी क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लासेस डिपेंड अपॉन क्लास। Then next question. In dash method of classification, upper limit of the class included in the same class. And the options are open end, inclusive, exclusive and closed end. तो इसका आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्लासिफिकेशन की, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड। किस तरह से होती है हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। देखो इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है, इस तरह से क्लासेस क्रिएट किए जाते हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इस तरह से क्लासेस क्रिएट किए जाते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, 0 ये लोअर लिमिट है और 9 ये अपर लिमिट है, और 0 to 9 ये जो क्लास में 9 जो अपर लिमिट है वो उसी क्लास में दिया जाता है। 10 to 19 में जो 19 जो अपर लिमिट है उसी क्लास में आएगा। अब सेकंड जो मेथड है एक्सक्लूसिव मेथड जो है, में इस तरह से क्लासेस क्रिएट किए जाते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब यहाँ पर देखो 0 to 10 ये जो क्लास है इसमें अपर लिमिट क्या है, 10 है। तो 10 उस क्लास में इंक्लूड नहीं होता, वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट होता है वहां पर वो इंक्लूड होता है। यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव मेथड में अपर लिमिट उस क्लास में इंक्लूड नहीं किया जाता, और इंक्लूसिव मेथड में अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए तो उसे इंक्लूसिव मेथड कहा जाता है। और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेम क्लास, so this method is called as exclusive method. So our right answer is here, क्या आएगा, B, in inclusive method of classification upper limit of the class included in the same class. So our right answer is B, inclusive method. आई बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट जो है, द मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय। अब ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है जिसमें मेन मेडियन मोड जो होता है, तो मोड का पूछा गया है कि अगर ग्राफिकली अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो हम इसके जरिए उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ए हिस्टोग्राम, बी फ्रीक्वेंसी कर्व, सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या डी ऑर्ग्यू कर्व। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मालूम है तो बहुत सिंपल लगता है, अगर हमने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया तो हमको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जब मोड ग्राफिकली कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना होता है। सो राइट आंसर इज ए, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के हिसाब से जो वहाँ पर हिस्टोग्राम हम बनाते हैं उसी पर वहाँ पर हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। So our right answer is A, histogram. Then next question is the most frequent observation in a data set is called as। जो डेटा हमारा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंटली ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आता है उसे क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आता है उसे क्या कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट, मीन, मीडियन, मोड। तो उसे क्या कहते हैं, उसे मोड कहते हैं। मोड उसे कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार आया है। So our right answer is C, mode. So the most frequent observation in a data set called as mode. Then next question, the median of 7, 6, 4, 8, 2, 5, 11 is dash। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हैं और उसका हमें मीडियन कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं, हमसे मोस्टली पूछे जाएंगे। तो मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही आसान है। जब इस तरह से नंबर दिए जाते हैं और मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो जो नंबर दिए हैं, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको पहले लिख लेने चाहिए। मोस्टली हम असेंडिंग ऑर्डर में उसे लिख लेते हैं। जैसे इसमें देखो, अगर असेंडिंग ऑर्डर से अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, इस तरह से हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं उस पर वो डिपेंड होता है।
यहाँ पर जब मीडियन निकालना होता है, एक बार असेंडिंग ऑर्डर से लिख लेने के बाद मीडियन कौन सा है कैसा पता चलेगा, तो उसके लिए इक्वेशन है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर x कितने हैं, 7 है, मतलब ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज x। 7 है, उसमें एक मिलाओ, कितने हो गए 8, और डिवाइडेड बाय 2 अगर कम करते हैं तो आता है 4। तो मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो मीडियन होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर से लिखने के बाद देखो 2 4 5 के बाद में फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आया है, 6 आया है। सेंटर में देखो, इस साइड में 3, उस साइड में 3, सेंटर को जो आया ऑब्जर्वेशन वो है मीडियन। तो इन दिस MCQs our right answer is 6, fourth observation median. So for B, 6 is median of this example. Then next question, if the mean of 6 numbers is 15, then the sum of number, अगर मीन क्या है 15 है, जिसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, और नंबर्स कितने हैं 6 है, तो 6 नंबर्स की अगर हम सम करते हैं तो वो कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है, से कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीन है उसको नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका आंसर मिलेगा, मतलब 15 इंटू 6 हम अगर करेंगे तो 90। सो आवर राइट आंसर इज बी, 90। देखो ये जो मीन का जो फॉर्मूला है उसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, 8-10 नंबर तुम्हें देकर उसका मीन पूछेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। अब मीन को क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं, ये भी मालूम होना जरूरी है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद होना जरूरी है। एक जो मीन निकालने के बहुत सारे ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के जो फॉर्मूलाज है वो तुम्हारे याद होने बहुत जरूरी है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। Then next question is the measures of dispersion which uses only 2 observations called as, and the options are mean, median, range या coefficient of variation, जिसे CV भी कहा जाता है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है, तो डिस्पर्शन के दो मेजर्स है, एक रेंज और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें जो रेंज जो है, तो रेंज के लिए दो ही ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, तो आवर राइट आंसर इज सी, रेंज। So the measures of dispersion which use only 2 observations is called as range. So our right answer is C, range. अब रेंज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन वहां पर फाइंड आउट किया जाता है। और रेंज बहुत ही आसान उसका फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल माइनस एस, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, दो ही ऑब्जर्वेशन की वहां पर जरूरत होती है, एल और एस, एल माइनस एस। के बाद में आखिरी जो यहाँ पर dash is the following measures of dispersion which express in the same units as the of observation, and the following are the options here, variance, deviation, coefficient of variation और coefficient of SD, standard deviation। अब इसका आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे सिग्मा कहते हैं, वो भी तुम्हें मालूम होना बहुत जरूरी है। आंसर है डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे SD भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब जब फॉर्मूला बनाते हैं तो उसे सिग्मा भी कहते हैं। सो अवर राइट आंसर इज बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस तरह से बहुत सारे 20 हमने यहाँ पे MCQs देखे, लेकिन ये बहुत कम है, ये टॉपिक पर और भी MCQs यहाँ पर में उसका स्टडी करना होगा, जिसमें देखो जितने भी फार्मूलाज हैं वो फार्मूला तुमको वहाँ पर याद करने होंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, इसके फार्मूला है, और क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, ये सारी कंसेप्ट बहुत जरूरी है, सब पर तुमको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी।
साथ में रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? CV इज इक्वल टू L माइनस S अपॉन L प्लस। अब मीन का क्या है? समेशन x अपॉन n। वेरिएंट का क्या है, मोड का क्या है, ये सब जितने भी फॉर्मूलाज है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मालूम होने बहुत जरूरी है। बस इसी के साथ में यहाँ पर ये वीडियो खत्म करता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से तुम और अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अच्छी तरह से जो MCQ के जो तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं वो अच्छी तरह से तुम आंसर देकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।